गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 राज्य स्वायत्तता की मांग, डिमांड ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। ये चैप्टर इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं कि स्वायत्तता का अर्थ क्या है। तो किसी को अपने क्षेत्र में निर्बाध कार्य करने की स्वतंत्रता। इसमें निर्बाध का अर्थ है बिना किसी गतिरोध के या फिर बिना किसी रोक टोक के काम करने की स्वतंत्रता। राज्यों के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो तथा राज्य और केंद्र द्वारा किसी भी प्रकार राज्य को उनके मामले में केंद्रीय सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। या फिर ये कहें कि केंद्र को राज्यों के मामले में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए या न्यूनतम इंटरफेयर करना चाहिए, मिनिमम इंटरफेयर करना चाहिए। यह है स्वायत्तता का अर्थ। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि राज्य स्वायत्तता के जो मांग के कारण क्या क्या है, क्यों राज्य की स्वायत्तता की मांग की जा रही है। तो इसका पहला कारण है पृथक सांस्कृतिक अस्तित्व को स्थिर रखने की इच्छा। हमें पता है कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। इसमें जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कई विभिन्नताएं हैं। इस कारण कई राज्य मांग करते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो इस क्षेत्र से अलग है, इसीलिए हमें स्वायत्तता दी जाए, हमें ज़्यादा अधिकार दिए जाएं ताकि हम अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकें, अपनी संस्कृति का बचाव कर सकें। इसीलिए भी यह मांग की जाती है। दूसरा है पॉइंट है राज्यों के पास वित्तीय साधन का अभाव। हमने पहले भी पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि जो राज्यों के पास जो वित्तीय साधन है वो बहुत ही कम है। ज़्यादातर वित्तीय साधनों पर केंद्र का अधिकार है, इसीलिए भी राज्य स्वायत्तता की मांग की जाती है ताकि राज्यों को अधिक स्वतंत्रता दी जाए वित्तीय क्षेत्र के मामले में भी, ताकि वे अपनी योजनाओं को अच्छे से बना सके और उन्हें लागू भी कर सके। क्षेत्रीय असंतुलन। हम देखते हैं भारत का जितना भी विकास हुआ है वो असंतुलित हुआ है। किसी राज्य का बहुत ज़्यादा विकास हो गया और किसी का बहुत कम। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं हरियाणा एंड असम। हम देखते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र है हमारा, जिसे 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है, उनका विकास बहुत कम हुआ है और हरियाणा, पंजाब जैसे कृषि प्रधान देशों का विकास ज़्यादा हुआ है। इसीलिए कई बार ये कहा भी जाता है कि जो केंद्र सरकार है वो चावल वाले राज्य हैं उन पर कम ध्यान देती है और गेहूं वाले राज्यों को ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। यहाँ पर गेहूं वाले राज्य उत्तर भारत का कहा जाता है, उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनको गेहूं वाले राज्य कहा जाता है, और चावल वाले जो केरल साइड जो दक्षिण भारत है उनको कहा जाता है। इसलिए जो क्षेत्र का जो विकास हुआ है वो असंतुलित है। इसलिए भी राज्य स्वायत्तता की मांग की जाती है कि अगर हमें स्वायत्तता दे दी जाती है राज्य को तो वो अपने हिसाब से राज्य का विकास कर सकेंगे। अगला है अत्यधिक केंद्रीयकरण। 4th पॉइंट है ये। हम देखते हैं कि दिन पे दिन जो केंद्रीयकरण है वो बढ़ रहा है। जो संसद है वो किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा को घटा बढ़ा सकती है, उसका नाम बदल सकती है और वो राज्य की इच्छा के बिना भी ये काम कर सकती है। तो इस तरह राज्यों में केंद्र का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस कारण भी राज्य स्वायत्तता की मांग है वो की जा रही है। अगला पॉइंट है, जो 5th पॉइंट है, वो है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का विकास। हमने देखा है कि अब क्षेत्रीय दलों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। अब तो एक राज्य में एक से अधिक राजनीतिक दलों का विकास हुआ है और कुछ राजनीतिक दल ये मानते हैं कि हमारा जो राज्य है, राज्य को ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है उनका कार्य ही होता है क्षेत्र को बढ़ावा देना, क्षेत्र का विकास करना, न कि राष्ट्र का करना। तो इसीलिए भी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कारण भी
जो राज्य सहायता की मांग है वो बढ़ रही है। जितने क्षेत्रीय दल बढ़ेंगे उतना हमें लगता है कि जो राज्य सहायता की मांग है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीकृत नियोजन। हमने देखा है कि जो नियोजन किया जाता है वो नीति आयोग द्वारा किया जाता है और नीति आयोग में जो भी महत्वपूर्ण पद हैं या महत्वपूर्ण कार्य है वे सभी केंद्र की ओर से किए जाते हैं। इस तरह भी हम देखते हैं कि जो केंद्रीकृत नियोजन है उसमें केंद्र की ज़्यादा भूमिका है न कि राज्यों की, इसीलिए भी राज्य स्वायत्ता की मांग राज्यों के द्वारा की जाती है। अगला है 7 पॉइंट है अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग। हमने पहले भी पढ़ा है और अभी बताती हूँ मैं आपको कि जो आर्टिकल 356 है उसका बहुत बार मिसयूज़ हुआ है। जब किसी राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं होता तब उसमें आर्टिकल 356 लगा दिया जाता है और उस राज्य की सरकार को भंग कर दिया जाता है। यह सभी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन हमने कई बार देखा है कि जब विपक्ष की सरकार राज्य में होती है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बीजेपी मान लेते हैं हम केंद्र में है और कांग्रेस है वो किसी राज्य में है, तो कई बार ये देखा गया है कि जो केंद्र सरकार है वो जो राज्य सरकार है अगर अलग है उससे, मतलब कि जैसे कांग्रेस हो गई, तो वो उसको हटा देती है ताकि उस राज्य पर अपना अधिकार कर सके। इस तरह कई बार हमने देखा है कि जो मिसयूज़ किया गया है, इसमें मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, आप इसको अपने दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय सेवाएं। हमने पहले भी डिस्कस किया और अब भी बताती हूँ मैं कि जैसे कि जो IAS IPS जैसी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, उन पोस्ट का जो पद कितने निकलेंगे, नियुक्ति कब होगी, किस समय एग्ज़ाम होगा, ये सभी केंद्र सरकार द्वारा UPSC द्वारा दिया जाता। UPSC जो संस्था है वो इस एग्ज़ाम को लेती है और वो केंद्र के अधीन होती है। तो हमने देखा है कि जो पद से हटाना हो गया, जो अखिल भारतीय सेवाओं को पद से हटाना हो गया, उनकी नियुक्ति, उनकी ट्रांसफ़र, ये सभी का जिम्मा केंद्र सरकार के ऊपर होता है। इसीलिए जो इनके अधिकारी भी होते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के, वो भी केंद्र के प्रति ज़्यादा वफादार होते हैं, ना कि राज्यों के प्रति। इसलिए भी कई बार राज्य स्वायत्ता की मांग करते हैं कि ये राज्य में उच्च पदों पर होने के बावजूद भी ये राज्य के प्रति वफादार न होकर केंद्र के प्रति वफादार होते हैं, और ये मुद्दा कई बार उठता है राज्य स्वायत्ता की मांग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9 संवैधानिक संशोधन के विषय में राज्यों की महत्वहीन भूमिका। हमने पहले भी पढ़ा है और अब भी पढ़ते हैं कि जितने भी संवैधानिक संशोधन होते हैं, जो इम्पोर्टेंट संशोधन होते हैं वो संसद के द्वारा किए जाते हैं। कुछ 1-2 संशोधन होते हैं जो राज्य कर सकते हैं, नहीं तो अधिकतर जो संशोधन संविधान में संशोधन करने के विषय हैं वो केंद्र को दिए गए हैं। इस तरह इस जो राज्यों की भूमिका है वो संशोधन में महत्वहीन है, बिल्कुल भी उनको दिया नहीं गया है, बिल्कुल भी उनको पावर नहीं दी गई है संशोधन के लिए, तो इसलिए भी राज्य स्वायत्ता की मांग उठती है। पॉइंट नंबर 10 राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र बलों को तैनात करना। हमने भी पहले भी पढ़ा, अब भी पढ़ते हैं कि जब किसी राज्य में दंगे फसाद हो जाते हैं या फिर राज्य की जो सरकार है वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती या संविधान के द्वारा कार्य नहीं कर पाती, तो राज्यों में सशस्त्र बल तैनात कर दिए जाते हैं केंद्र की तरफ से, और इस बारे में राज्यों से पूछा नहीं जाता। और कई बार राज्य स्वायत्ता की मांग के लिए ये भी कारण उठकर आता है सामने, लोगों के सामने। आगे पढ़ते हैं हम राज्य स्वायत्ता की मांग में क्या क्या सम्मिलित है। 1983 में केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का काम था केंद्र और राज्य के जो संबंध है उनको देखना, या कहें तो उनको पुनर्भाषित करना। तो हम देखते हैं कि कई विपक्षी दलों ने भी राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव दिए हैं, और कई राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में कुछ मांगे अंकित की हैं या कुछ मांगों को बताया है। केंद्र राज्य के संबंध में कई बार कई राजनीतिक दलों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो हम पढ़ते हैं कि क्या क्या लोगों ने या क्या क्या राजनीतिक दलों ने इसमें विचार दिए केंद्र और राज्य के संबंध में। तो
तो जो इसमें राज्य स्वायत्तता की मांग में अनेक राजनीतिक दलों ने जो जो बातें सम्मिलित है उसमें पहला पॉइंट है राज्यपाल का पद। कई राजनीतिक दलों ने कहा है कि राज्यपाल का पद समाप्त कर दे, या फिर ये कहा है कि अगर समाप्त नहीं करते हैं तो उसमें कुछ सुधार कर दिए जाए। उनका उद्देश्य है कि जो राज्यपाल है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करे, ना कि केंद्र सरकार का। हम देखते हैं कि जो राज्यपाल का जो पद है या जो राज्यपाल होता है वो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति, उसको पद से हटाना, उसका ट्रांसफ़र सारी चीज़ें केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। तो सुधार में कहा गया है कि जो पद से हटाना, ट्रांसफ़र, ये सभी कार्य राज्यों को सौंप दिए जाएं, जिससे कि जो राज्यपाल है वो केंद्र के प्रति वफादार न होकर राज्यों के प्रति राज्य का प्रतिनिधित्व करे, ना कि केंद्र का। नेक्स्ट पॉइंट है आयोगों की स्थापना में राज्य की सहभागिता। तो इस पॉइंट में जो राज्य स्वायत्तता की मांग करने वाले हैं वो कहते हैं कि जिन आयोगों का संबंध राज्य से होता है ना, राज्य से जिन आयोगों का संबंध होता है उन आयोगों की स्थापना में राज्य को भी सहभागी बनाया जाए। तो वे कौन कौन से आयोग है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए वित्त आयोग हो गया, नीति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ऐसे कई आयोग हैं जो अपने कार्य से राज्य को प्रभावित करते हैं। तो जो राज्य स्वायत्तता की मांग करने वाले व्यक्ति हैं उनका कहना है कि उसमें राज्य की सहभागिता हो उन आयोगों को स्थापित करने में। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है अवशिष्ट शक्तियाँ। तो जो हमने पहले पढ़ा था कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो सभी शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं, लेकिन जो राज्य स्वायत्तता की मांग करने वाले व्यक्तियों का कहना है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो राज्यों को दी जाए और इस पे जो कर लगाने का अधिकार है वो भी राज्यों को दिया जाए। फोर्थ पॉइंट है विधेयकों की स्वीकृति के संबंध में। हमने देखा कि जो राज्यपाल है वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु अपने पास रख सकता है। तो राज्य की जो स्वायत्तता की मांग करने वाले व्यक्तियों का कहना है कि राज्यपाल के लिए ये कह दिया जाए कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को अपने पास राष्ट्रपति की स्वीकृति है तो नहीं रख सकता, वो अपनी मर्जी से ये नहीं रख सकता, वो इनकार नहीं कर सकता किसी भी बिल के ऊपर सिग्नेचर करने से। तो ये बंधनकारी हो जाना चाहिए। ये भी राज्य स्वायत्तता के जो मांग करने वाले हैं उनका कहना है। पॉइंट नंबर 5 है केंद्र के सविवेक की शक्तियाँ, सविवेक की समाप्ति। राज्य की स्वायत्तता की मांग करने वाले व्यक्तियों का कहना है कि राज्य के पास जो केंद्र है उसके पास वित्तीय संबंध में कुछ सविवेक की शक्तियां हैं कि जैसे वो कर के संबंध में अपनी इच्छा अनुसार किसी राज्य को कम ज़्यादा कर दे सकता है, या फिर अनुदान भी केंद्र सरकार के सविवेक के अनुसार किया जाता है। तो जो राज्य स्वायत्तता की मांग के समर्थकों का कहना है कि कर का निर्धारण करने के लिए एक सिद्धांत निश्चित कर दिया जाए ताकि केंद्र सरकार अपनी मनमानी न कर सके। 6th पॉइंट है शक्तियों के विभाजन में परिवर्तन। जो राज्य स्वायत्तता की मांग करने वालों का कहना है कि राज्य सूची में परिवर्तन कर देना चाहिए। राज्य सूची के जो विषय हैं उनमें परिवर्तन करना चाहिए। जो विषय संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाए गए हैं उनको वापस राज्य सूची में लाया जाना चाहिए, और कुछ विषय अवशिष्ट जो समवर्ती सूची है उसमें से और संघ सूची है उसमें से भी कुछ विषय राज्य सूची में दिए जाने चाहिए ताकि राज्य एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। 7th पॉइंट है राज्यों को अधिक वित्तीय साधन देने में।
हमने देखा है कि जो भी वित्त के साधन हैं ज़्यादातर केंद्र के पास है। तो जो राज्य स्वायत्तता की मांग करने वालों का कहना है कि राज्यों को अधिक वित्तीय साधन देने चाहिए ताकि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। और उनका कहना भी है कि बिना वित्तीय साधन दिए हम राज्य की स्वायत्तता की मांग की कल्पना नहीं कर सकते, वो पूरी नहीं हो सकती जब तक हम उन्हें वित्तीय निर्भर न बना दें। जब तक केंद्र के ऊपर राज्य निर्भर रहेंगे, जब तक वे अच्छे से या स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 8 है मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति। हमने देखा है कि जो मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध जो जांच आयोगों की नियुक्ति है वो केंद्र द्वारा की जाती है। लेकिन राज्य स्वायत्तता की जो मांग करने वाले समर्थकों का कहना है कि इसके लिए एक आयोग निश्चित किया जाए, एक लोक आयुक्त की संस्थाएं होनी चाहिए और ये संस्थाएं स्थायी होनी चाहिए ताकि किसी भी मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच करनी हो तो हम सीधा उनके पास सिफारिश कर सकें या जांच करनी हो तो किसी समय भी प्रार्थना पत्र दे सकें। पॉइंट नंबर 9 है ऋण के संदर्भ में। हम देखते हैं कि जो राज्य है वो किसी भी दूसरे देश अर्थात विदेश से ऋण नहीं ले सकता और बीमा निगम या राष्ट्रीयकृत बैंक है उनसे भी वो ऋण नहीं ले सकता। तो जो राज्य स्वायत्तता के समर्थकों का कहना है कि केंद्र सरकार की सम्मति से विदेशों द्वारा राज्य ऋण ले सकते हैं, उन्हें ऐसा अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये उनका कहना है। तो अगला टॉपिक है राज्य स्वायत्तता के पक्ष और विपक्ष में तर्क। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम व्यू से बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम करेंगे जो राज्य स्वायत्तता के पक्ष में तर्क। तो कौन कौन से तर्क है? फर्स्ट पॉइंट है स्वायत्तता संघ से अलग होने की मांग नहीं है। जो राज्य स्वायत्तता के पक्ष में तर्क देते हैं उनका कहना है कि जो स्वायत्तता की हम मांग कर रहे हैं राज्यों के लिए वो हम देश से अलग होने की मांग नहीं है, वो मांग है कि हम देश में रहकर ही राज्यों को अधिक स्वतंत्रता दें ताकि वो अपना विकास कर सकें। तो उनका कहना ये है। पॉइंट नंबर 2 केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता। तो जो राज्य स्वायत्तता के जो पक्ष में जो लोग तर्क देते हैं उनका कहना है कि राज्य वित्तीय तौर पर केंद्र के ऊपर निर्भर हैं और जो केंद्र है वो कर व अनुदान अपनी संविवेक शक्तियों के द्वारा देती है। तो इसीलिए उन पर जो निर्भरता है वो कम की जानी चाहिए राज्यों की, ताकि वे अपना विकास सही ढंग से कर सकें बिना किसी सरकार या किसी केंद्र के ऊपर निर्भर हुए। क्योंकि हमने कई बार देखा है जब कोई विपक्षी दल की सरकार किसी राज्य में होती है तो उसे अनुदान देने में सरकार कई बार भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र का राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार। हमने थोड़ा पहले भी डिस्कस कर लिया तो मैं अब दोबारा भी बता देती हूँ कि जो केंद्र है वो राज्यों को जब अनुदान देती है या ऋण देती है तो हमने कई बार देखा जब विपक्षी दल की सरकार होती है किसी राज्य में तो उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। ऋण देने में उसके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। सरकार उसको कम ऋण देती है बजाय कि जहाँ पर जिस राज्य में किसी विपक्षी दल की सरकार नहीं होती उस राज्य को ज़्यादा ऋण दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। फोर्थ पॉइंट राज्यों की स्थिति नगर पालिका जैसी। हमने देखा है कि राज्यों के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं। जैसे हमने पहले राज्य सूची में पढ़ा था कि कई बार कई कंडीशन में राज्य सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है। केंद्र सूची में तो खुद केंद्र बनाएगा ही और जो समवर्ती सूची है उसमें भी केंद्र का ही फैसला मान्य होगा अगर दोनों में टकराव होता है तो।
तो इस तरह हम देखते हैं कि जो राज्यों की स्थिति है वो नगर पालिका जैसी है। इसमें नगर पालिका का मतलब है कि जो केंद्र जो योजनाएं बनाती है या जो फैसले लेती है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य लागू ही करते हैं, उसके अलावा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाते। इसलिए राज्य स्वायत्तता के जो समर्थक हैं वो कहना चाहते हैं कि इस स्थिति को दूर किया जाए, राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की जाए ताकि वे सही ढंग से विकास कर सके। पॉइंट नंबर 5, राज्यों के अंदर उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना। जो राज्य स्वायत्तता के पक्ष में जो तर्क देते हैं जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि हम अगर राज्यों को वित्तीय निर्भर बनाएंगे और उन्हें अगर स्वतंत्रता देंगे तो वो उत्तरदायी बनेंगे, वो अपने फैसले खुद कर सकेंगे, न कि केंद्र पर निर्भर होकर। तो इस तरह उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी होगा। 6 पॉइंट है, केंद्र सरकार की अनुदान प्रक्रिया भेदभावपूर्ण। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो केंद्र सरकार है वो जो अनुदान देते समय भेदभावपूर्ण रवैया है वो अपनाती है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे कि जो सेंटर है या केंद्र है उसमें बीजेपी की सरकार का होना और किसी राज्य में कोई और पार्टी अदर पार्टी का होना इससे अलग। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार है वो इस राज्य को कम अनुदान देगी बजाय कि उस राज्य को अधिक देगी जहां पर इसी की सरकार होगी। जैसे कि ले लीजिए ये ए स्टेट है और ये बी स्टेट है, तो ये बी स्टेट को कम अनुदान देगी, ए स्टेट को ज़्यादा अनुदान देगी क्योंकि ये इसी पार्टी की सरकार है यहीं इस राज्य में भी। पॉइंट नंबर 7, राज्यों का असंतुलित विकास। हमने देखा है कि भारत एक विकासशील देश है लेकिन उसमें जितना भी विकास हुआ है ना वो संतुलित नहीं हुआ है, मतलब हर राज्य का विकास एक समान नहीं हुआ है। हमने देखा कि उत्तर भारत के जो राज्य है उनका विकास ज़्यादा हुआ है बजाय कि दक्षिण भारत या फिर हम कहें कि पूर्वी भारत है वहाँ के राज्यों की अपेक्षा। तो इसलिए भी कई बार कहा जाता है कि राज्यों को अधिक स्वतंत्रता दी जाए ताकि वे अपना विकास खुद कर सकें, और जब वे अपना विकास सब राज्य खुद करेंगे तो ज़्यादा विकास होगा और विकास असंतुलित नहीं होगा। किसी राज्य को ये फीलिंग नहीं आएगी कि हमारा राज्य पीछे छूट गया और इन राज्यों को ज़्यादा सुविधाएँ दे रही है सरकार। तो इसलिए भी राज्य स्वायत्तता की मांग की जाती है। अब हम पढ़ते हैं राज्य स्वायत्तता के विपक्ष में तर्क कि जो विपक्ष में आर्गुमेंट्स अगेंस्ट स्टेट ऑटोनॉमी। तो पहला पॉइंट है, राज्य स्वायत्तता देने से देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा को खतरा। जो राज्य स्वायत्तता के विपक्ष में जो तर्क देते हैं उन लोगों का कहना है कि इससे देश में एकता को खतरा हो सकता है और उसकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जो राज्य है पहले वो स्वायत्तता की मांग करेंगे कि हमें स्वतंत्रता दे दो, फिर वे बाद में आगे चलकर देश से अलग होने की भी मांग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अब पंजाब में खालिस्तान नामक जगह जो कई बार विवाद बहुत पहले उठा था कि इस राज्य ये है हम भारत का अंग नहीं है, हमें देश से अलग कर दीजिए। तो ये भी कई बार देखा गया है कि देश की अखंडता को भी खतरा पहुंचता है स्वायत्तता देने से, और अभी फिलहाल भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। इन राज्यों के अंदर तानाशाही सरकार। हम जो विपक्ष में तर्क देते हैं उन लोगों का कहना है कि अगर राज्यों को हम स्वायत्तता दे देंगे ज़्यादा तो जो मुख्यमंत्री है उनके ऊपर कोई भी काबू नहीं होगा और वो तानाशाह भी हो सकते हैं, जिससे भी देश को खतरा होगा। तो इसीलिए भी कई बार ये बात उठती है कि जो राज्यों के अंदर है वो तानाशाही सरकार जन्म ले लेगी राज्य की स्वायत्तता देने से। पॉइंट नंबर 3, राज्य की स्वायत्तता की मांग के बाद राज्य पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे। जैसे हमने पहले देखा कि जम्मू एंड कश्मीर को
370 आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के तहत कुछ विशेष दर्जे दिए गए थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि इस जो राज्य है उसने अलग स्वतंत्रता की मांग कर ली, जिसके कारण भी देश को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। लेकिन अब तो 2019 में आर्टिकल 70 को ख़त्म कर दिया गया है और अब ये बात दब गई है। लेकिन अब पंजाब में हम देखते हैं कि वहाँ पर भी अब देश से अलग होने की मांग उठ रही है, तो कई बार ये भी दिक्कत होती है कि राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी करने लगते हैं अगर हम स्वायत्ता दे देते हैं। पॉइंट नंबर 4, क्षेत्रीय दलों की चाल। हम देखते हैं कि अब कितने क्षेत्रीय दल हो गए हैं, और अगर उन्हें लगता है कि जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लेती हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये राज्य है और उन्हें लगता है कि ये वाली पॉपुलेशन तो हमें वोट दे देगी, लेकिन ये यहाँ वोट नहीं मिल रहा, तो कई बार ये गेम खेलने लगते हैं कि इस राज्य को अलग कर दो या फिर हमें ज़्यादा पावर दे दो, जिसके कारण इनकी सरकार बन जाए और ये इनके स्वार्थ सिद्ध हो जाएंगे, अपनी इच्छा के अनुसार जो पद पाना चाहते हैं वो पद मिल जाए, शासन करने लगे। तो कई बार हम देखते हैं कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी चाल भी होती है राज्य की स्वायत्ता की मांग को लेकर। पॉइंट नंबर 5, आंतरिक परिस्थिति राज्य की स्वायत्ता के अनुकूल नहीं है। जब हमारे देश के अंदर की जो स्थिति है वो ऐसी नहीं कि हम राज्यों को स्वायत्ता दे सके। हम देखते हैं कि हमारा देश विभिन्नताओं से भरा है, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर हमारे देश में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, और हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और भाषा के नाम पर हर हफ्ते कहीं ना कहीं दंगे हुए रहते हैं, जिसके कारण भी हमें लगता है अगर हम राज्य को स्वायत्ता दे देते हैं तो ये दंगे हैं ये और हिंसक घटनाओं का रूप ना ले ले, और कई बार राज्य की स्वायत्ता की मांग के लिए ये जो परिस्थिति है हमारे देश की वो इतनी अनुकूल नहीं है कि उन दंगों को राज्य अकेला संभाल सके बिना किसी केंद्र के इंटरफेयर के। तो इसीलिए भी कई बार राज्य की स्वायत्ता की मांग के विपक्ष वाले जो तर्क हैं वो ये तर्क बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। पॉइंट नंबर 6, राज्यों की स्वायत्ता का समर्थन करने वाली राजमन्नार समिति जो 1970 में जिसका गठन हुआ था, के सुझाव ने भारतीय संविधान की आत्मा को ही बदल डाला। हमने देखा था कि जो केंद्र और राज्य के संबंध को निर्धारित करने के लिए कि कैसे होने चाहिए संबंध, तो उसके लिए कई समितियां बनाई गई थी। उसमें से एक समिति थी राजमन्नार समिति जो 1970 में गठन हुआ, और इस समिति के सुझाव थे वो ये थे कि जो केंद्र सरकार है उसको सिर्फ 4 विषय दे दिए जाएं, विदेशी संबंध है, मुद्रा है, और सारे विषय राज्यों को दे दिए जाएं। तो इससे हमने देखा कि जो इसके जो सुझाव थे उससे हमें ऐसा लगा जैसे कि इसने जो भारत की जो संविधान की जो आत्मा है ना उसी को बदलना या फिर ये कहे मूल ढांचे को ही बदलने की बात कह दी। इसलिए कई बार इसका विरोध किया जाता है कि एक कमेटी बनाई गई थी, ये मतलब कि कमेटी तो बहुत सारी बनाई गई थी, लेकिन जिसने राज्य की स्वायत्ता का समर्थन किया उसने ऐसे तर्क दे दिए जिसको रियल में इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यों द्वारा स्वायत्ता प्राप्त करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं कि वे विकसित हो सके हैं। ये भी एक पॉइंट है जो विपक्ष जो राज्य स्वायत्ता के विपक्ष में जो तर्क देते हैं उनका, कि अगर हम राज्य को स्वायत्ता दे भी दे तो क्या गारंटी है कि वे विकसित हो जाएंगे, वे अपना खुद से विकास कर पाएंगे। कभी ऐसा ना हो जाए कि वहाँ पर एक ही समुदाय वर्चस्व का रूप धारण कर ले और वो समुदाय पूरे राज्य सरकार को चलाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक समुदाय या एक समूह मिलकर ही राज्य पर इतना दबाव डाल देता है या राज्य सरकार में उसी का पूरा राज्य में उसी का दबदबा होता है, तो कई बार हिंसक घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगर हम स्वायत्ता दे भी देंगे तो राज्य विकसित हो जाएंगे। तो मैंने ये चैप्टर आपको पूरा करा दिया है। आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा।